तो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक आउटलाइन डायग्राम बताया था। ठीक है, देखो जो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेसेस पढ़ाया है वो आपकी ना तो एनसीईआरटी के बुक में डायरेक्टली गिवन है, ना ही कोई अदर बुक। लैब लेवल पे जैसे काम होता है ना वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब लेकिन उसको एक बार एनसीईआरटी से मैं खुद रीड करके आपके सामने बताऊंगा, तब जाके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, याद कीजिए। अच्छा, आउटलाइन डायग्राम एक बार आपको हम जस्ट रिवाइज कराते हैं। हमने क्या कहा था, सैंपल ले आइए। सैंपल को देखो भाई, सारे सेल में डीएनए होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में हर सेल में डीएनए है। और मैंने ये भी कहा था कि जिस भी पर्टिकुलर एक सेल में जितना डीएनए है, हर सेल में उतना ही डीएनए है। और हमारे किसी क्रोमोसोम नंबर 1 में जिस प्रकार से अरेंज जो भी पर्टिकुलर आरएफ है, सारे सेल के पर्टिकुलर क्रोमोसोम में वो आरएफ है। हाँ, लेकिन वो आरएफ का लेंथ क्या होगा, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, तभी तो बोले थे आरएफ एलपी, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर सैंपल कलेक्ट कर लिए, डिसाइड कर लिए, हेयर का फॉलिकल ले आए, ब्लड सेल ले आए, इवन कई बार सलाइवा होता है ना, सलाइवा में हमें हमारे बहुत सारे एपिथेलियम टिश्यू टूट टूट के मिल जाते हैं। एपिथेलियम टिश्यू बक्कल कैविटी के, वो ले लो। स्पर्म ले लो, स्पर्म सीमेन ले लो, सीमेन में तो स्पर्म सेल ही है पूरा का पूरा। तो कोई भी सैंपल ले लो, ठीक है। सैंपल लेने के बाद क्या करो, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो। सेल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दो, सेल लाइजिंग एंजाइम, बस डीएनए मत डाल देना, नहीं तो डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, न्यूक्लियोटाइड टूट फूट जाएगा, फिर करोगे क्या। डीएनए छोड़ के सब कुछ डाल दो, सेल डाइजेस्ट हो जाएगा। अब वो प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया है, सब कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सब मिक्स हो गया है, लेकिन तुमको तो चाहिए डीएनए, तो क्या करो, ठंडा बियर डालो, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। चिल्ड, पूरा चिल्ड इथेनॉल, वो क्या करेगा, डीएनए को एक जगह प्रेसिपिटेट कर देगा, और वो प्रेसिपिटेट भी ऑरेंज कलर का ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उस टेस्ट ट्यूब में से वो पार्ट जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसको सेपरेट कर लो, और बाकी वाटरी फ्लूइड को हटा दो। सेपरेट कर लिया, अब उसमें क्या डालो, तुम डिसाइड कर लो तुमको कौन सा आरएफ काट के निकालना है, ये तुम पहले अपने आप में डिसाइड कर लो। मान लो तुम ऐसा डिसाइड किए कि हमको ऐसा आरएफ काट के निकालना है जिसके रेस्ट्रिक्शन साइट HAE थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटते हैं, डिसाइड हो गया। अब तुम वो एंजाइम डाल दो, कट जाएंगे डीएनए में, एक जगह नहीं, ऐसा कई जगह। एक मिनट, इसका नेट बंद करने दो, नहीं तो ये बैटरी खा जाएगा। हाँ, तो ऐसा एक जगह नहीं, कई सारा होगा रेस्ट्रिक्शन साइट, तो कई सारे आरएफ टुकड़ों में कट जाएंगे और उस टेस्ट ट्यूब में पड़े रहेंगे। अब वो आरएफ का लेंथ अलग अलग होगा, मैंने कहा ना भाई, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये अलग अलग है। इवन एक ही क्रोमोसोम में जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट हुआ है, मान लो कि एक जगह एक बार 70 बार रिपीट हुआ, फिर आया नॉन रिपीटेटिव डीएनए, फिर 60 बार रिपीट हो गया, फिर 10 बार रिपीट हो गया, तो अलग अलग लेंथ के कट के अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा आरएफ काटना है, उसके कई सारे टुकड़े मिल जाएंगे। अब उसमें आपको क्या करना था, डीएनए के टुकड़ों को मॉलिक्यूलर मास के बिहाफ पर, साइज के बिहाफ पर सेपरेट करना था। तो आपने किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैंने आपको आउटलाइन टेक्निक बताया था, कैसे कैसे करते हैं। फाइनली हमने क्या किया, एक जेल तैयार कर लिया, और उसपे वेल्स में जो किनारा था, याद रखना किनारा किधर की तरफ है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव पार्ट है उधर है किनारा, उधर से ही डालते हैं हम क्या, जो सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। वो जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट वाला सॉल्यूशन है वो डालेंगे, ठीक है। जब डाले तो चूंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगा, और इधर इनवर्ड से मूव करके चला गया किधर की तरफ, कैथोड की तरफ, जिधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब उधर की तरफ चला गया, ऐसे के बार बताओ, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ ना, एनोड का मतलब होता है और कैथोड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैथोड। एनोड का मतलब जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, राइट। अरे उल्टा तो नहीं बोल रहे ना हम, उल्टा सर। उल्टा बोल रहे हैं ना। एन हाँ, चार्ज एनोड का उल्टा पॉजिटिव, होता है, कैथोड उस दिन भी नेगेटिव। उल्टा बोले थे क्या, चार्ज का उल्टा होता है, एनायन मतलब होता है निगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव। एनोड का मतलब होगा पॉजिटिव एन, पॉजिटिव। ठीक है। उस दिन उल्टा बोले थे क्या, उल्टा बोले तो सही कर लेना यार, ठीक है। हाँ, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। तो आप क्या करोगे कि वहां पर से डीएनए डालोगे, वेल को उधर की तरफ रखोगे, वो जो खांच आपने बनाया था, जहां पर होगा क्या, कैथोड, ठीक है। तो कैथोड की तरफ आप क्या करोगे, उसको डालोगे सॉल्यूशन,
जैसे ही डालोगे तो डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एनोड उसको अट्रैक्शन लगाएगा और कैथोड उसको रिपल्सन लगाएगा। फाइनली डीएनए सारे फ्रेगमेंट्स डीएनए के मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी सभी, लेकिन उसमें वेलोसिटी ज्यादा आएगा जिसका मास कम है। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसमें, उस जिसका मास कम है उसमें वेलोसिटी ज्यादा आएगा, और उसमें अगर वेलोसिटी ज्यादा आएगा तो वो थोड़ी देर में सारे के सारे मॉलिक्यूल डीएनए के जो फ्रेगमेंट थे वो सेपरेट हो गए। अभी डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, सेपरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्विच है उसको बंद कर दो, सेपरेट। ये सारा काम हुआ है। वो जो जेल का जो पूरा का पूरा आपने जमाया था, वो बफर सॉल्यूशन में रखा हुआ था ताकि जेल सूख नहीं जाए। और बफर में ही क्यों रखा था? ताकि पीएच डिस्टर्ब ना हो और डीएनए कहीं खुल नहीं जाए या जकड़ नहीं जाए, इसलिए रखा था बफर सॉल्यूशन में। ना एसिडिक ना बेसिक, बफर सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। अगर एसिडिटी होना चाहेगा तो भी उसको बफर सॉल्यूशन मेंटेन कर लेगा, और बेसिसिटी होना चाहेगा तो भी बफर सॉल्यूशन उसको मेंटेन कर लेगा। बफर यही ना होता है, ठीक है। अब क्या करो, उस पूरी की पूरी पार्ट को, जिस जेल में डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गया, उसको उठा के अलग चैम्बर में डालो, जिसमें क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन, जहाँ पीएच क्या है, बहुत ज्यादा। जैसे पीएच बहुत ज्यादा पाएगा, डीएनए का ऑल स्टेट सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होके जहां जो डीएनए था उसी के बगल में दोनों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलने लगेगा। अब आगे अच्छा, अभी डीएनए क्या हुआ, डीनेचुरेशन। अब क्या करो, अगेन इसको डालो बफर सॉल्यूशन, क्योंकि अब बहुत देर तक डालोगे एल्कलाइन सॉल्यूशन में तो फिर वो सेगमेंट जो अभी डीनेचर हुए हैं, फिर हो सकता है कि वो अलग अलग पार्ट उसका बेस के साथ रिएक्शन करने लग जाए, एसिडिक पार्ट, तो उसको तुरंत उठा के कहाँ डाल दो, बफर सॉल्यूशन। अब वो सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेटेड है। जहां पर भी एक पर्टिकुलर डीएनए था उसका बगल में उसका पड़ोसी सिंगल स्टैंडर्ड भी पाया जाएगा, ठीक है। बफर सॉल्यूशन में रखा हुआ। अब क्या करो, एक नाइलोन शीट या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन ले आओ मार्केट से, और उसी सेम साइज से उसको कट कर लो कैंची से। जिस साइज का आपने जेल बनाया है, जिस शेप का आपने जेल बनाया है, गोल बनाया तो गोल काटो, स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर काटो, रेक्टेंगुलर बनाया रेक्टेंगुलर, जैसा आपने बनाया वैसा आप लोग काट लो, सेम साइज का एकदम। उसके बाद क्या करो आप, उसमें एक स्टैंड लगा दो जिस चैम्बर में आप अभी बफर सॉल्यूशन रखे हो, और उस स्टैंड पर उस स्टैंड को नीचे से जाली नुमा रखना। ऐसा नहीं कि वो वाला स्टैंड पूरी तरीके से, नहीं, जाली वाला स्टैंड बना, ठीक है, जहां से फ्लूइड ऊपर आने की संभावना हो। उस जाली पे क्या रख दो, जेल, जेल के ऊपर जस्ट ऊपर क्या रखो, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर रखो कई सारा ब्लॉटिंग पेपर। अरे वो टिश्यू पेपर टाइप का होता है जो लैब में होता है, ठीक है। वो ना क्या होता है, लिक्विड को सक करने की टेंडेंसी रखता है, उसी को बोलते हैं ब्लॉटिंग। और उसके ऊपर थोड़ा-सा ईटा पत्थर रख दो ताकि वो उड़े नहीं, ठीक है? बस। अब क्या करो, छोड़ दो। अब क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर क्या करेगा, उस लिक्विड को सक करेगा नीचे से। तो जो स लिक्विड है नीचे, जेल के नीचे बफर सॉल्यूशन, वो आना चाहेगा ऊपर, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है नहीं उस बफर सॉल्यूशन के। तो जेल को होते हुए वो बफर सॉल्यूशन ऊपर आना चाहेगा। तो जब वो आएगा ऊपर, बफर सॉल्यूशन इस जेल को क्रॉस करके, नायलॉन शीट को भी क्रॉस करके ब्लॉटिंग पेपर में जाने लगेगा। इसी दौरान उस जेल में जो बहुत सारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल था, उसका इम्प्रिंट हो जाएगा जस्ट उसी लोकेशन पर। क्योंकि मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे एक डीएनए है तो उसका सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल खुल के वहीं पर है, बस बॉन्डिंग टूट गया उसका उसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही ये सॉल्यूशन ऊपर जाएगा तो सभी का सिंगल स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट है, एक एक पार्ट नायलॉन शीट में आ जाएगा। नायलॉन शीट में आ गया मतलब क्या हुआ, कार्बन प्रिंट तैयार हो गया। जहां जहां जेल में डीएनए था, वहां वहां आपने नायलॉन शीट पे डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। ये सब आपको दिखने वाला अभी कुछ भी नहीं, अभी तक आपको ये कुछ भी नहीं दिखने वाला, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि ऐसा कुछ आपने कर लिया। अब क्या करो, उसका करो ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक। नहीं, उससे पहले करो हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी। अभी आपने क्या किया, डीएनए को डीनेचर किया था, अब क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन। अब अगेन क्या करो आप, डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होगा उसको बोलते हैं डीएनए प्रोब। जो पर्टिकुलर आरएफ के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपने पहले डिसाइड कर लिया कौन सा आरएफ देना, वो डालो उस सॉल्यूशन में। और डालते ही सारा का सारा सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। और जैसे ही बॉन्डिंग करेगा, तब आप क्या करो, उस पर्टिकुलर नैलो शीट को का ऑटो रेडियोग्राफी करो।
और जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करने लग जाओगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से पता चल जाएगा कि उस नायलॉन शीट में कहाँ कहाँ डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स अभी भी है। और जहां जहां नायलॉन शीट में डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स है, कन्फर्म उस जेल में भी उसी पोजीशन पर पहले डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स था, बाद में वही सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स अभी पड़ा है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो बाय सेम प्रोसेसेस आप अगेन जेल को तैयार कर सकते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और अब जब आपको पता चल गया कि इस जगह पे डीएनए है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं इस पूरे डीएनए में से किसी पर्टिकुलर डीएनए को काट के निकालूं, तो अब आप क्या करो कि इस पूरे डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड में डाल के एक बार देख लो, आपको ऑरेंज कलर के बैंड मिलेंगे। ऐसे कई सारे बैंड आप चाहो तो काट के निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप, वो तो क्या हो गया स्टेनिंग के माध्यम से, लेकिन आप ये पता करना चाहते हो कि RFLP क्या है, कैसे कैसे सीक्वेंस में अरेंज्ड है, किस किस साइज में अरेंज है, ये तो आपको बस यहाँ पे ऑरेंज बैंड दिखेगा, उसका प्रॉपर साइज वगैरह भी नहीं दिखेगा, बस ऑरेंज ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा। तो वो काट कर निकालना इल्यूजन, वो अलग टेक्निक है, वो अलग चीज है। स्टेनिंग किया इथिडियम ब्रोमाइड से। लेकिन मैं यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैंने अलग से बताया था। ऑटो रेडियोग्राफी आपने जब कर लिया तो जो आपको डीएनए का बैंड दिखा, यहाँ पे ऑरेंज कलर का बैंड नहीं दिखेगा, ठीक है, या आप ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक कर रहे हो, डार्क कलर का बैंड दिखेगा। तो जो बैंड दिखा उस बैंड को आप स्कैन कर लो और वही उस पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट है जो RFLP कहलाता है। ये मैंने आउटलाइन टेक्नोलॉजी बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और याद रखिएगा इस बात, जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे भी एक टेक्निक आता है, वहां पे मैं एक टेक्निक में शॉर्टकट में निकलूंगा, बोलूंगा ये प्रोसेस सेम उसी तरीके से होता है जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। याद रखना इसका, ठीक है, आउटलाइन बताया। अब जो, अच्छा ये बातें अगर गलत हुई तो सही कर लेना है, ठीक है। हाँ, इस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकला था कि जो आपने जेल पर से डीएनए को ट्रांसफर किया नायलॉन शीट पर, पहली बार इसको एमी सॉदर्न ने किया था, इसलिए इसको बोलते हैं सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, इज फॉर डीएनए ट्रांसफर। देखो सॉदर्न कोई साउथ लोग नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है सॉदर्न। फिर क्या हुआ, इसी के बिहार पर लोगों ने दो और टेक्निक बना लिया, एक नॉर्दर्न और एक वेस्टर्न। फिर आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो आ गया, लोगों ने बनाया है। साउथ नाम का कोई आदमी नहीं था, ठीक है, सॉदर्न आदमी था। लेकिन उसी भी आप पर क्योंकि नाम उसका साउथ से मिलता जुलता था, तो लोगों ने कहा जब हम RNA को ट्रांसफर करेंगे तो क्या नाम दे टेक्निक का, क्या हम ऐसे RNA को ट्रांसफर नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। क्या प्रोटीन को नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। तो उसका क्या नाम दे? तो बोला चलो भाई सॉदर्न बोल दिया तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न बोल दो, क्योंकि RNA DNA आपस में एक दूसरे के मिलते जुलते और थोड़े बहुत अपोजिट होते हैं, तो साउथ और नॉर्थ रख दो और प्रोटीन को अलग से वेस्टर्न रख दो। ईस्टर्न मत रख देना, ईस्टर्न टेक्निक नहीं होता। ट्रांसफर की 3 ही टेक्निक होती है, सॉदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न। सॉदर्न तो डीएनए हो गया, उसका जस्ट उल्टा नॉर्थ, नॉर्दर्न RNA हो गया। ईस्टर्न नहीं होता है, वेस्टर्न फॉर प्रोटीन, क्योंकि ये 3 मेन मॉलिक्यूल है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये अलग से याद रखना, नोट्स में लिखा हुआ है पेंसिल से, उसको हाईलाइट कर लेना, बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मैं आपके सामने एक बार पहले एनसीईआरटी रीड करके बताऊंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी आपका ये पढ़ा हुआ सार्थक होगा, ठीक है। अभी तक की पूरी टेक्निक्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो पहले आप बोल लीजिए, तब मैं एनसीईआरटी लूंगा। चलो ज्योति, एनी डाउट? नो सर। अतीक? यस सर। हाँ बोलो। वो जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, हाँ हाँ तो वो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हुआ कि ब्रो, नहीं ये पता करने के लिए। नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हम इसलिए यूज करते हैं कि जो डीएनए डबल सिंगल स्टैंडर्ड किए थे, अब उसको डबल स्टैंडर्ड करना है। और यहाँ पे हाइब्रिड क्यों बोला, हाइब्रिडेशन क्यों बोला, ये पूछना चाह रहे हो? जो पहले एक नॉर्मल डीएनए था, उसके साथ हमने रेडियो एक्टिव दूसरा स्टैंडर्ड लगाया, तो ये वो हाइब्रिड तो डीएनए। पता है सर। हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों है फिर? वही तो बोले, अगर पहले डबल स्टैंडर्ड था, अगर वो डबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला डबल स्टैंडर्ड रहता,
तो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता, ऑटो रेडियोग्राफी नहीं हो पाता। अगर मान लो तुमने उसको सिंगल स्टैंडर्ड कर भी लिया था तो ये भी तो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा ना। हमने डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड किया इसीलिए ताकि बाद में उसमें हम दूसरा वाला रेडियो एक्टिव डीएनए जोड़ पाए और हमें रेडियो एक्टिविटी से पता चल पाए कि आखिर किस किस पोजीशन पे किस किस सेगमेंट का किस किस साइज का डीएनए है, इसलिए हाइब्रिडेशन किया है। वो रेडियो एक्टिव यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेगमेंट चमकेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। इससे हम पता करेंगे कि यहाँ पे इतना बड़ा लेंथ है, यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा है। रेडियो एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, और कोई डाउट? नो सर। जो रिभा, और कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक को एंजॉय किए होंगे। अभी इसका एप्लीकेशन उससे भी ज्यादा मजेदार है। पहले हम आपके सामने एनसीईआरटी रीड करके बताते हैं, ठीक है? चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिखा है एज स्टेटेड इन प्रोसीडिंग सेक्शंस। बेसिकली एनसीईआरटी ने पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाया है, तब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया है। लेकिन मैं अब उल्टा चलता हूँ, पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाता हूँ, तब जाके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो पूरी तरीके से कहानी है, उसको लास्ट में सुनाने में मजा आता है। ठीक है, चलिए, तो ये बोल रहा है कि जैसा कि आपको पिछली कहानी में बताया गया है कि 99% ऑफ बेस सीक्वेंस अमॉन्ग ह्यूमन इज सेम। ये बात मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आपको बता दिया कि 99% आपको पता है किसी भी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ 99.9% डीएनए सेम होता है, सीक्वेंस सेम होता है। ठीक है, एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज, मैंने आपको पहले भी बोला है ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। इन हाउ मेनी बेस वुड बी देयर आर डिफरेंस। अब देखो यहां से आपको कैलकुलेट करने बोलेगा एग्जाम। अगर 99% सेम है तो बताओ कितना परसेंट डिफरेंस है? 0.1% डिफरेंट बेस पेयर, यस और नो? अब यहाँ पे आपसे वो बोला है कि एग्जैक्टली कितना बेस पेयर का डिफरेंस। ये तो मैंने बोला परसेंटेज में, तो टोटल बेस पेयर ये है, तो इसका 0.1% निकालो। तो पहले 0.1 को डिजिट में कन्वर्ट करो, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू टोटल बेस पेयर 3 × 10⁹ आफ्टर चटका फुटकी यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कटवा दो। आफ्टर चटका फुटकी यहाँ बचेगा क्या? 3 × 10⁶। तो इतने बेस पेयर का, अच्छा अब आप ये मत बोलना 3.3, अरे ठीक है वो अंडरस्टूड, ठीक है। तो इतने बेस पेयर का डिफरेंस है, भले ही परसेंटेज देखने में आपको कम लगता है, लेकिन काउंटिंग देखो इतना बेस पेयर डिफरेंट है। ये कम है क्या? ये कम है क्या? ये कम नहीं है, बहुत। एक पर्सन दूसरे के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस शो करता है, परसेंटेज में आपको कम लगता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे लिखा है it is this difference in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance। बच्चा यहाँ phenotypic को अंडरलाइन करके मेरे पास आ जाता है, बोलता है सर डिफरेंस जीन में और मतलब कि आप बता रहे हैं कि 3 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का डिफरेंस है, तो डीएनए में डिफरेंस आया, जीन में डिफरेंस आया। और यहाँ लिखा है एनसीईआरटी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में चेंज आ रहा है, और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है। सही बात है, जीन ही तो डिसाइड करता है हमारा मुंह कान कैसा होगा, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा। तो जब जीन डिफरेंट है तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो डिफरेंट होगा ही भाई साहब, यस और नो? ये बात आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी तो पढ़ाने वाले हैं ना। तो जब जीन डिफरेंस है तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो चेंज आना ही है। और यही तो हो सकता है कि अगर जीन थोड़ा बहुत डिफरेंस शो करता हो, मान लो इतना डिफरेंस शो करता है, हो सकता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत सेम भी हो, लेकिन जीन तो अंदर ही अंदर बहुत डिफरेंट है। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज होगा ये भी ज्यादातर चांस है, लेकिन कई बार क्या होता है 2% का जीन भले अंदर अंदर डिफरेंट है, लेकिन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कई मामले में सेम भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इतना डिफरेंस है बेस पेयर का, यही पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। इफ वन एम्स, अगर कोई ये एम लेता है टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल और अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, अगर कोई चाहता है कि हम किसी 2 मेंबर एक पॉपुलेशन के या पूरे
मेंबर ऑफ पॉपुलेशन के बीच में जेनेटिक डिफरेंस को निकालें, सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी daunting एंड एक्सपेंसिव टास्क। आप एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ अगर ये निकालना चाहते हो कि इसमें और इसमें कितना बेस पेयर का डिफरेंस है, तो पता है आपको 3 into 10 की पावर 6 बेस पेयर का डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा। और ये बहुत खर्चीला टास्क और बहुत ये वर्ड यहाँ पे देख लो क्या लिखा, डाउंटिंग। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो कि बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, इसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, कहाँ गया, इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है आप एक पर्सन का इतना और दूसरे पर्सन का भी इतना, तो 2 सेट्स ऑफ 3 into 10 की पावर 6 बेस पेयर। आप इमेजिन तो करो, इसके इतने बेस पेयर का पहले सीक्वेंसिंग पता करो और इसके इतने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग पता करो, क्योंकि उसमें रिपीटेटिव डीएनए कितने बार रिपीट हुआ ये थोड़ी ना पता है किसी को। हाँ, ह्यूमन में रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है ये पता है आज की डेट में, लेकिन किसमें कितनी बार रिपीट हुआ ये थोड़ी ना पता है। अब इतना इतना इसका इसका भी और इतना इतना इसका भी काउंट करो, बैठ के बेरोजगारी दूर करते रहो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए डिफरेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। बजाय हम इस टोटल डिफरेंस के, हम केवल क्यों ना केवल उस डिफरेंस को काउंट कर लें जो रिपीटेटिव डीएनए, वो तो उस ओवरऑल से कम है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत यूनिक तरीका है जहां किसी भी मतलब जहां किसी भी दो अलग इंडिविजुअल के बीच में आप डिफरेंस पता कर सकते हैं बड़े ही आसानी तरीके से। आइए देखते हैं क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। अभी जब आप बात कर रहे थे कि कोई आदमी 2 पर्सन के एंटायर डीएनए डिफरेंस को काउंट करे, तो अब बोले डाउंटेबल प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, खर्चीला भी है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हम पूरी एंटायर डीएनए के डिफरेंस को क्यों काउंट करें, हम केवल रिपीटेटिव डीएनए के ही सीक्वेंस को, मुझे भी यहाँ पे लिखा था, अभी लैग किया था क्या? यस सर किया था। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, जब जब लैग करेगा मुझे यहाँ सिग्नल दिखाता है। हाँ, तो ये बोल रहा है कि किसी भी 2 पर्सन के जो डीएनए है वो एंटायर डीएनए के डिफरेंस को आप काउंट करेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन हम अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो हम केवल रिपीटेटिव डीएनए के डिफरेंस को काउंट करेंगे। ये थोड़ा उस कंपैरेटिवली उससे कम काउंटेबल प्रोसेस है, थोड़ा कम खर्चीला है, थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिकॉज इन दिस सीक्वेंस a small stretch of DNA is repeated many times। इस रिपीटेटिव डीएनए में छोटे छोटे से टुकड़े डीएनए के कई बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार यहाँ हो गए, एक बार यहाँ हो गए, एक बार यहाँ हो गए। एंटायर डीएनए को थोड़ी ना हमें देखना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। याद करो मैंने कहा था कि आप रिपीटेटिव डीएनए को पाएंगे कैसे, जब आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से डीएनए, पहले तो आपने डीएनए को आइसोलेट किया इथेनॉल वगैरह डाल के, अब आप क्या करो उसको सेंट्रीफ्यूग कर दो। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद आपको सारा डीएनए टेस्ट में एक जगह मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कई सारा आपको बैंड मिलेगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। ये बेसिकली रिपीटेटिव डीएनए का बैंड, और बाकी बल्क जीनोमिक डीएनए ये रहा, और इसी में नॉन रिपीटेटिव डीएनए। तो आप क्या करो, रिपीटेटिव डीएनए वाले पार्ट को कैसे भी आइसोलेट कर दो। इन सभी आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बाद। तो वही यहाँ पे ये बोला है, कहाँ गया, ये रहा मेजर पीक। उसके बाद ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ मेजर पीक माइनर पीक, कई सारा माइनर पीक, और ये माइनर पीक जो आ रहा है ये बेसिकली सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट का मतलब वेरिएबल, देखो ना, किसी का बैंड यहाँ आया, किसी का यहाँ आया, किसी मतलब जब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किए तो सभी का डेंसिटी ग्रेडियंट वेरिएबल है, तभी तो अलग अलग मासा है। क्यों वेरिएबल है पता है, कौन सीक्वेंस कितनी बार रिपीट किया है, कितना भारी हो गया थोड़ी ना पता है। जो सबसे ज्यादा बात रिपीटेशन हुआ होगा जिसका, सबसे ज्यादा भारी होगा नीचे आ गया, जिसका कम बार रिपीटेशन हुआ होगा सबसे कम बार वो ऊपर आ गया। तो आप इस बैंड को सेपरेट कर लो, वो सैटेलाइट डीएनए का बैंड है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, या तो 80 रीच हुआ या तो जीसी रीच।
एटी रीच हुआ तो कौन सा, मिनी सैटेलाइट, याद है। जीसी रीच हुआ तो माइक्रो सैटेलाइट। जीसी रीच एंड एटी रीच, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, यही सेगमेंट के बारे में बात कर रहा। लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ इंट्यूटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट DNA is classified into categories such as माइक्रो सैटेलाइट, उसी को बोले थे हम SSR, याद है, ये STR लिख दिया गलती से, SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। एंड मिनी सैटेलाइट्स, इसको बोलते थे VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, ठीक है, यह है मिनी सैटेलाइट एटसेट्रा। दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, मैंने नॉर्मली बोला है। इन जनरल रिपीटेटिव DNA एक प्रकार का नॉन कोडिंग DNA है, किसी भी पर्टिकुलर DNA को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को एक कोड नहीं करता, लेकिन वो ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वो है ही नहीं ह्यूमन जीनोम में, अच्छा खासा पोर्शन है भाई। हाँ ठीक है, मेजर पार्ट तो बल्क जीनोमिक DNA है, लेकिन फिर भी सैटेलाइट DNA भले ही प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन अच्छा खासा पार्ट है भाई वो, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बल्क जीनोमिक ह्यूमन लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। बेसिकली यही डिफरेंस, जो उसके मॉलिक्यूलर मास, जो उसके साइज में डिफरेंस आ रहा है, यही DNA फिंगर प्रिंटिंग का बेसिस है। सिंस DNA फ्रॉम एवरी टिश्यू, जो भी टिश्यू है, सच एज, जैसे कि ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, हाँ हड्डी, हड्डी का भी सेल आप ले सकते हैं, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा, फ्रॉम एन इंडिविजुअल सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला मैंने, समझ में आया। हमारे क्रोमोजोम नंबर 1 पर जिस प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म है हमारे सलाइवा के सेल में, जैसे एपिथेलियम सेल में, तो दूसरे सेल में भी ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा, दूसरे सेल में भी ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा, कंफर्म होगा, कंफर्म, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो ये बोला है, एज फ्रॉम एन इंडिविजुअल सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। यही वेरिएबिलिटी जो है, चाहे हमारे सलाइवा का सेल लो, चाहे हमारे स्पर्म का सेल लो, चाहे हमारे ब्लड का लो, तो जो उसका पर्टिकुलर RFLP होगा, दूसरे पर्सन से वेरिएशन दिखाएगा, और यही तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। फर्दर, एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, DNA fingerprint is the basis of paternity testing in the case of disputes। इसको भी हम देखेंगे भी सही। ऐसा हमें पता है कि जो हमारा RFLP है, तो ये RFLP अगले जनरेशन में भी जाएगा। अच्छा, यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म की चर्चा क्या है, मैंने आपको समझाया था पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार का है, याद आ रहा है, एक कोडिंग DNA में, एक नॉन कोडिंग DNA में। नॉन कोडिंग DNA होता है 98% और कोडिंग DNA होता है लेस देन 2%। ये पूरा का पूरा DNA एक क्रोमोसोम पर्टिकुलर पेयर में से, मदर का और एक फादर का, बच्चे में जाएगा, तो पूरा का पूरा पॉलीमॉर्फिज्म बच्चे में जाएगा। और इसीलिए हम ये पता लगाने के लिए भी DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं कि ये बच्चा एक्चुअल में किसका है, बायोलॉजिकल पेरेंट इसका कौन है, अभी हम देखेंगे अभी से, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है पहले पैराग्राफ। अब आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में क्या है, आप देखिए जल्दी से। एज polymorphism in DNA sequence is the base of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। ये जो DNA का डिफरेंस है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों में ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मैपिंग में, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जेनेटिक मैपिंग में और DNA फिंगरप्रिंटिंग में, तो यही DNA पॉलीमॉर्फिज्म ही तो जो RFLP है, यही तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। इट इज इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट DNA पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन सिंपल टर्म्स। आइए समझते हैं DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन एज जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। मैंने कहा था चाहे वो मल्टीपल एलील और चाहे वो RFLP म्यूटेशन से जनरेट होगा। याद कीजिए, आपने म्यूटेशन पिछले चैप्टर में पढ़ा है, रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5। हालांकि उसका आधा पोर्शन इस चैप्टर में भी है, आधा चैप्टर पिछले चैप्टर में, ठीक है। मैंने पूरा म्यूटेशन आपको पढ़ा दिया है पहले ही। न्यू म्यूटेशंस
may arise in an individual either in somatic cells or in germ cell। मैंने कहा था अगर जर्म सेल में होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जर्म सेल क्या होता है? सेल that generate gametes in sexually reproducing organism are called as germ cell। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population through sexual reproduction। ये लाइन बहुत काम की है, यहां से यहां तक। ये क्या बोला है समझ में आया? अगर एक जर्म सेल में म्यूटेशन हो गया और वो आदमी को जर्म सेल में म्यूटेशन जो हुआ निगेटिव तरीके से उसको इम्पेयर नहीं किया, वो आदमी ऐसा ना हो कि म्यूटेशन के बाद मर जाए, वो आदमी ऐसा ना हो कि म्यूटेशन के बाद स्टराइल हो जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो रिप्रोडक्शन करेगा, बच्चे पैदा करेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन में एक और मेंबर ले आएगा और अपने अंदर जो चेंजेस लाया है जर्म सेल में वो चेंजेस वो उस पॉपुलेशन के नेक्स्ट मेंबर में ट्रांसफर कर देगा। बतौर शर्त ये है कि वो आदमी उस जर्मिनल म्यूटेशन से कहीं मर नहीं जाए या स्टराइल ना हो जाए। कितने लोग समझ गए इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब कितने लोग समझ गए? चलिए, तो ये बात एक छुपी हुई लाइन थी यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ये पूरा पैराग्राफ को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अलीलिक, अलील का डेफिनेशन आपको हम बताएंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। अलीलिक रिगेन कॉल द डेफिनेशन ऑफ अलील फ्रॉम चैप्टर 5। अलील होता है जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म। अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अरे वही मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं। इफ मोर देन वन वेरिएंट मतलब एलील at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट कोई पर्टिकुलर एक जीन नया तरीके से बना म्यूटेशन से और एटलीस्ट वो पॉपुलेशन में 1% मेंबर के पास भी आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी 0.01, फ्रीक्वेंसी 0.01 परसेंटेज पॉपुलेशन का 1% मेंबर में भी आ गया तो वो नया अलील माना जाएगा। इन सिंपल टर्म्स, if an inheritable mutation is observed in population at high frequency, that means 0.01 उससे ज्यादा, it is referred to as DNA polymorphism। तब हम कहते हैं कि एक नया DNA बन गया पॉपुलेशन। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequences may not have immediate effect or impact in an individual's रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। इसका मतलब समझ में आया क्या बोला है? अरे याद करो, पॉलीमॉर्फिज्म कोडिंग डीएनए में भी मिलता था और नॉन कोडिंग में भी मिलता था। कोडिंग डीएनए ही लेस देन 2% था और ये मोर देन नॉन कोडिंग था मोर देन 98%। इसका परसेंटेज ज्यादा है नॉन कोडिंग डीएनए का, तो इसमें म्यूटेशन भी ज्यादा होगा। इसमें परसेंटेज कम है तो म्यूटेशन भी कम होगा। भले ही इसमें म्यूटेशन ज्यादा हो रहा हो लेकिन ये म्यूटेशन से कैरेक्टर चेंज नहीं होने वाला, पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी चेंज नहीं होने वाली है, पर्सन मरने वाला नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैरेक्टर नहीं बना रहा है। और नॉन कोडिंग डीएनए में जो भी म्यूटेशन होकर चेंज आएगा जनरेशन बाय जनरेशन वो चेंजेस एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और करोड़ों साल में यही हुआ। इतना वेरिएशन आया, इतना वेरिएशन आया, नया स्पीशीज बनता चला गया। और ह्यूमन भी जब से आया है इतना वेरिएशन आया कि हर इंडिविजुअल आज एक दूसरे से अलग है। और यही बात वो बोला है कि जो नॉन कोडिंग डीएनए में वेरिएशन है जो अगले जनरेशन में नहीं जा सकती है, यहाँ लिखा है नॉन कोडिंग डीएनए में जो वेरिएशन है जो अगले जनरेशन में नहीं जा सकती है वो पर्सन पे कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखा सकती है, ना ही पर्सन को मार सकती है, ना ही उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को खत्म कर सकती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कोई कैरेक्टर बनाता ही नहीं है और इसमें म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि 98% से ज्यादा डीएनए यही है। लेकिन म्यूटेशन ज्यादा भले ही है लेकिन पर्सन को मार नहीं रही, तो ये म्यूटेशन ना ही हानिकारक है ना ही कोई यूजफुल भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब साइंस बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो समझ में आया ये डिफरेंसेस जो जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट हो रहा है हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बना लेंगे और वही RFLP, ठीक है। These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability। इसका मतलब polymorphism। There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to
वेरी लार्ज स्केल चेंजेस, मैंने कहा था जब चेंजेस आते हैं तो एक सिंगल बेस पेयर का भी चेंज हो सकता है या कई सारे बेस पेयर का भी चेंज हो सकता है, दोनों ही म्यूटेशन। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन such polymorphisms play very important role and you will study these in detail at higher classes। ये जो वेरिएशन है जो नॉन कोडिंग डीएनए में हो रहा है, ये इवोल्यूशन और स्पेसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत इसकी चर्चा मैं इवोल्यूशन में कर दूंगा। तो ये हुआ एनसीईआरटी का पहला 2 पैराग्राफ जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बस थोड़ा सा चर्चा किया गया। अब आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एकदम शॉर्ट वे में कुछ लिखा गया है, इसको भी हम अगले मीटिंग में पढ़ते हैं और तब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर। आप भी अभी इसको एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए।